तो हमारे चैप्टर का नाम था बेसिकली डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, या जिसको कहते हैं कीन्स थ्योरी, ठीक है ना। तो इस पूरे यूनिट को मैंने 5 मेन चीज़ों में तोड़ लिया था कि इसमें हमें क्या क्या चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी या क्या क्या चीज़ें हमें आनी चाहिए। एक तो एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई, पहला टॉपिक। इसके अलावा प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम एंड सेव, दूसरा टॉपिक। इसके अलावा इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर, तीसरा टॉपिक। इसके अलावा हमें इक्विलिब्रियम के बारे में भी थोड़ा पढ़ना था, चौथा टॉपिक। और पांचवा हमें मेन टॉपिक एक्सेस और डेफिशिएंट डिमांड के बारे में पढ़ना था। तो बेसिकली इस पूरे यूनिट में हमको 5 मेन बातें कवर करनी है। तो सबसे पहले हमने शुरू करा एग्रीगेट डिमांड। तो एग्रीगेट डिमांड क्या होता है बेसिकली कि पूरी इकोनॉमी में जो भी गुड्स और सर्विसेज हैं उनकी क्या डिमांड है। तो जिसका कीवर्ड होता है टोटल एक्सपेंडिचर, क्योंकि अगर व्यक्ति अपने गुड्स और सर्विसेज को खरीदने में खर्च कर रहा है तो इसका मतलब वही उसकी डिमांड भी है। तो टोटल एक्सपेंडिचर जो है बेसिकली वो रिप्रेजेंट कर रहा होता है एग्रीगेट डिमांड, ये उसका कीवर्ड हो गया। अब एक्सपेंडिचर जो होते हैं वो हमने पढ़ रखे हैं नेशनल इनकम में भी कि वो क्या क्या होते हैं। तो आपने एक्सपेंडिचर मेथड में पढ़ा था कि हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर होता है, गवर्नमेंट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर होता है, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर होता है, नेट एक्सपोर्ट्स होते हैं। तो यही चारों मेन कंपोनेंट्स होते हैं एग्रीगेट डिमांड के, हाउस होल्ड या प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर या नेट एक्सपोर्ट्स। तो इनको शॉर्ट में बोल देते हैं C + I + G + X - M। नेट एक्सपोर्ट्स का मतलब है X - M, एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट्स। अब क्योंकि हम अपनी स्टडी करते हैं कीन्स की थ्योरी के हिसाब से, तो इसके अंदर हम मानते हैं कि हमारे यहाँ एक तो गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं है और हमारी इकोनॉमी क्लोज्ड है, यानी कि नेट एक्सपोर्ट्स का भी कोई रोल नहीं है, सिर्फ स्टडी पर्पस के लिए। तो इसीलिए एग्रीगेट डिमांड में सिर्फ 2 कंपोनेंट्स को ही हम मेनली पढ़ते हैं, एक होता है C यानी कि कंजम्पशन और एक होता है I यानी कि इन्वेस्टमेंट। तो हमारा फॉर्मूला बन गया मेनली AD = C + I। अब AD जो है वो C और I दोनों को मिलाकर बनता है। तो पहले हमें C पर फोकस करना है, मतलब कंजम्पशन एक्सपेंडिचर पर, कि कंजम्पशन एक्सपेंडिचर क्या होता है। तो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर का सिंपल मतलब तो है खर्चा, यानी कि जिसका सिंबल है C। अब खर्चा या कंजम्पशन एक्सपेंडिचर जो C है वो किसका फंक्शन होता है, इनकम का फंक्शन होता है। इनकम का फंक्शन का मतलब है कि भाई जैसे जैसे किसी व्यक्ति की इनकम बढ़ेगी तो वो अपना खर्चा भी ज्यादा करेगा, वो अपना कंजम्पशन भी ज्यादा करेगा। तो इनकम और कंजम्पशन के रिलेशन को हम एक शेड्यूल में भी शो कर सकते हैं, एक टैबुलर फॉर्मेट में शो कर सकते हैं। अब वो टैबुलर फॉर्मेट बनाते समय अगर हम ये लिख लें कि हमारी 0 इनकम है और 0 इनकम पर हमारा कंजम्पशन भी 0 है, तो ये ब्लंडर हो जाएगा, है ना, मतलब कि ये शेड्यूल गलत हो जाएगा। क्योंकि एक्चुअल में जो मेन चीज होती है इनकम की और कंजम्पशन के रिलेशन में वो ये कि अगर इनकम 0 भी है तब भी कंजम्पशन की कोई ना कोई मिनिमम वैल्यू होती है। जैसे हमारे उदाहरण में है 60, जिसको हम बोलते हैं ऑटोनॉमस कंजम्पशन। अब इस 60 खर्च करने के हमारे पास पैसे कहां से आते हैं, क्योंकि इनकम तो 0 है। तो हम ये मानते हैं कि ये 60 रुपए खर्च करने के पैसे हमारे पास पुरानी अपनी सेविंग्स में से आते हैं, यानी कि पास्ट सेविंग्स में से आते हैं। अब उसके बाद जैसे जैसे हमारी इनकम बढ़ती रहती है, 0 से 100, 100 से 200, 200 से 300, 400, 500, इस तरह से, तो वैसे वैसे हमारा कंजम्पशन भी इंक्रीज होता रहता है। 60 से 130, 130 से 200, 200 से 270 एंड सो ऑन। अब इसमें एक खूबसूरत पॉइंट ये होता है कि कंजम्पशन जो इंक्रीज करता है वो कांस्टेंट रेट से करता है। अब आप पूछ सकते हो कि सर ये ऐसा क्यों है, तो ऐसा बेसिकली कीन्स की अजम्पशन के वजह से है। तो ना तो ये इंक्रीजिंग रेट से बढ़ेगा ना डिमिनिशिंग रेट से बढ़ेगा, ये कांस्टेंट रेट से बढ़ेगा। तो एक पॉइंट ऐसा भी होता है जहां पर इनकम का लेवल और कंजम्पशन का लेवल बराबर होता है, जैसे हमारे शेड्यूल में है 200। तो जहां पर इनकम और कंजम्पशन दोनों बराबर होती है 200 पर, उसको बोल देते हैं ब्रेक इवन पॉइंट। अब इसी चीज को फिर हम अपने कर्व पर शो करते हैं, यानी कि डायग्राम पर। तो कंजम्पशन जो है वो क्योंकि 0 से शुरू नहीं होती, इसीलिए उसका कर्व ऊपर 60 से स्टार्ट होता है एंड वो कांस्टेंट रेट से बढ़ता रहता है, इसीलिए वो स्ट्रेट लाइन अपवर्ड स्लोपिंग हो जाता है। तो एक्स एक्सिस पर अगर हम इनकम लिखते हैं और वाई एक्सिस पे कंजम्पशन लिखते हैं, तो हमारा कंजम्पशन कर्व जो है वो अपवर्ड स्लोपिंग होता है, यानी कि इनकम के साथ साथ वो बढ़ता रहता है। बाकी कंजम्पशन कर्व का स्लोप जो होता है, अगर हमें उसको निकालना हो तो हम कह देते हैं चेंज इन कंजम्पशन डिवाइडेड बाय चेंज इन इनकम, जिसको कंजम्पशन कर्व का स्लोप बोला जा सकता है। अब कंजम्पशन की जो मेन बातें हैं जो हमें याद रखनी है वो ये कि ये कभी भी 0 नहीं होता
जीरो इनकम पर जो कंजम्पशन हम करते हैं उसको ऑटोनॉमस कंजम्पशन बोलते हैं। ऑटोनॉमस कंजम्पशन करने के लिए पैसे हमारे पास पास्ट सेविंग से आते हैं। इसके अलावा कांस्टेंट रेट से बढ़ने की वजह से कंजम्पशन फंक्शन लीनियर होता है, यानी कि स्ट्रेट लाइन होता है, उसमें कोई कर्व नहीं होगा। और मैथमेटिकली कंजम्पशन का फॉर्मूला होता है सी बार प्लस बी वाई, जहां पर सी बार का मतलब है ऑटोनॉमस कंजम्पशन, बी का मतलब है स्लोप ऑफ कंजम्पशन कर्व और वाई का मतलब है इनकम। तो ये बेसिकली कंजम्पशन के बारे में पूरी जानकारी थी। अब सी के बाद जो दूसरा कंपोनेंट है एग्रीगेट डिमांड का वो है आई। आई का मतलब इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। अब इन्वेस्टमेंट जो होता है या इन्वेस्टमेंट कोई भी करता है वो कीन्स के मुताबिक किसका फंक्शन होता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट का। यानी कि इन्वेस्टमेंट जो है वो रेट ऑफ इंटरेस्ट पर निर्भर करती है। अब रेट ऑफ इंटरेस्ट का मतलब है सिंपल भाषा में कि आप बैंक से लोन लेने जाते हो तो बैंक वाले को आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा, तो वो बेसिकली रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है। अब इन्वेस्टमेंट करने का और रेट ऑफ इंटरेस्ट का इनवर्स रिलेशन होता है। ये खूबसूरत पॉइंट है और ये आपको समझना पड़ता है। इनवर्स रिलेशन क्यों होता है? क्योंकि अगर आप बैंक से लोन लेने जाते हो और बैंक वाला आपसे ज्यादा इंटरेस्ट लेना शुरू कर देगा तो आप डिस्करेज हो जाओगे और बैंक से कम लोन लोगे, और अगर आप बैंक से कम लोन लोगे तो फिर आप इन्वेस्ट भी कम ही कर पाओगे। तो बेसिकली रेट ऑफ इंटरेस्ट का और इन्वेस्टमेंट का एक इनवर्स रिलेशन हो जाता है। तो क्योंकि इनका इनवर्स रिलेशन है तो इसीलिए इनके बीच अगर मेरे को डायग्राम शो करना हो तो एक डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व के मदद से मैं शो कर सकता हूं। तो अगर मैं एक इंटरेस्ट और एक एक्सिस पे इन्वेस्टमेंट दोनों के बीच का रिलेशन देखूं तो वो रिलेशन कैसा होएगा, इनवर्स रिलेशन होगा। तो अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ेगा तो हम इन्वेस्टमेंट कम करेंगे, और अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होगा तो हम इन्वेस्टमेंट को ज्यादा करेंगे। तो इनके बीच में एक इनवर्स रिलेशन होता है। लेकिन इन्वेस्टमेंट जो होती है वो दो प्रकार की होती है। एक को बोलते हैं इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट और दूसरे को बोलते हैं ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट। दोनों में मेन फर्क क्या होता है? इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है जहां पर आपका लालच मुनाफा कमाने का होता है, यानी कि आपकी इनकम जितना ज्यादा बढ़ेगी आप उतना ज्यादा इन्वेस्ट करने का भी सोचोगे। तो इस तरह की इन्वेस्टमेंट को इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। तो जैसे जैसे इनकम बढ़ी वैसे वैसे इन्वेस्टमेंट बढ़ी। आमतौर पे प्राइवेट सेक्टर वाला ये करता है। तो इसीलिए यहां पर आप डायग्राम देखते हो कि एक अपवर्ड स्लोपिंग कर्व है इन्वेस्टमेंट का, क्योंकि इनकम जितनी बढ़ेगी इन्वेस्टमेंट भी उतनी ही बढ़ेगी। लेकिन जो दूसरे प्रकार की इन्वेस्टमेंट होती है ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट, ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट का मतलब ये होता है कि जहां पर हमारा मोटो मुनाफा कमाने का नहीं है, आमतौर पे जैसे गवर्नमेंट करती है, तो वो इन्वेस्टमेंट कभी भी इनकम के साथ बढ़ती नहीं है, वो सेम रहती है। यानी कि जिसको सरकार को जितना इन्वेस्ट करना है वो उतना ही करती है। अगर उसको एक सड़क बनानी है तो वो उतनी ही बनाएगी, ब्रिज बनाना है तो उतना ही बनाएगा। ऐसा नहीं है कि इनकम ज्यादा हो गई तो ज्यादा इन्वेस्ट कर देते हैं। तो माना यह जाता है कि ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट वो होती है जिसमें कोई मुनाफा कमाने का लालच नहीं होता और वो कांस्टेंट रहती है। अब कीन्स ने दोनों में से किसी एक प्रकार की इन्वेस्टमेंट को यहां पर पिक करा अपनी स्टडी के लिए, वो आपको याद रखना है। तो कीन्स के मुताबिक उसने बोला कि हमारी स्टडी क्योंकि शॉर्ट रन की है और शॉर्ट रन की स्टडी में हमारी इन्वेस्टमेंट चेंज नहीं हो सकती, तो इसीलिए कीन्स ने बोला कि अब मैं इन्वेस्टमेंट की जो भी स्टडी करूंगा वो ये मान के करूंगा कि मेरी इन्वेस्टमेंट ऑटोनॉमस है। तो हमारा पूरा आगे का चैप्टर किस तरह की इन्वेस्टमेंट पर बेस्ड हो जाता है, ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट पर बेस्ड हो जाता है। तो हम ये मानते हैं कि हमारी इन्वेस्टमेंट का मतलब है ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट। तो अब अगर मैं एग्रीगेट डिमांड की पूरी कहानी को दोबारा से सम अप करूं तो एग्रीगेट डिमांड था दो कंपोनेंट से मिलकर बनना, एक था सी, एक था आई। आई कौन सा लेना है हमको, ऑटोनॉमस वाला। तो अगर आप यहां पर देखो इस शेड्यूल के अंदर, तो अलग अलग इनकम लेवल्स पर आपको अलग अलग कंजम्पशन लेवल्स दे रखे हैं और साथ ही साथ इन्वेस्टमेंट भी दे रखी है। इन्वेस्टमेंट में नोटिस करना कि वो हर लेवल पर कांस्टेंट है, 60 60 60 60 60। तो अगर मैं कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट दोनों के वैल्यूज को ऐड कर दूंगा तो लास्ट कॉलम में आपकी एग्रीगेट डिमांड का कॉलम आ जाएगा, यानी एडी आ जाएगा। तो मजेदार बात यह होती है कि एडी जो होता है यानी कि एग्रीगेट डिमांड, वो कंजम्पशन कर्व के ही पैरेलल होता है, क्योंकि उनके बीच का जो डिफरेंस है यानी कि इन्वेस्टमेंट वो कांस्टेंट है। तो एडी जो है वो बिल्कुल पैरेलल बनता है कंजम्पशन कर्व के, और उसका भी स्लोप इसीलिए कांस्टेंट होता है क्योंकि वो बिल्कुल लीनियर होता है। तो इसीलिए एग्रीगेट डिमांड का अगर मैं आपको कर्व दिखाऊं तो वो आपको लाल रंग वाला ऊपर वाला कर्व नजर आएगा। तो बेसिकली कंजम्पशन अपवर्ड स्लोपिंग, इन्वेस्टमेंट बिल्कुल पैरेलल यानी कि चेंज नहीं होती, और एग्रीगेट डिमांड पैरेलल टू कंजम्पशन कर्व, और वो भी बिल्कुल लीनियर कांस्टेंट रेट से बढ़ता रहता है, जैसा कि आप इस वाले डायग्राम पे देख रहे हो। अब है उसके बाद हमारा अगला टॉपिक एग्रीगेट सप्लाई, एएस।
अब एग्रीगेट सप्लाई का मतलब हो गया, अब यहां पर हमारा एंगल बन गया प्रोड्यूसर्स वाला, दुकानदारों वाला, फर्म्स वाला। अब एग्रीगेट सप्लाई का मतलब है कि जितने भी गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूसर्स या फर्म्स जो है वो बेचने के लिए तैयार रख रही हैं, तो उनको हम एग्रीगेट सप्लाई बोल सकते हैं। अब मजेदार बात ये होती है कि ये सेम डेफिनेशन आउटपुट मेथड में नेशनल इनकम की भी होती है कि भाई जो भी फाइनल वैल्यू है गुड्स और सर्विसेज की उसको हम नेशनल इनकम कहते हैं और उसी को हम एग्रीगेट सप्लाई भी कहते हैं। तो इसीलिए मजेदार बात यही है इस पूरे कॉन्सेप्ट में कि एग्रीगेट सप्लाई इज नेशनल इनकम ऑल्सो, या जिसको हम इनकम का भी सिंबल या वाई कह सकते हैं। तो एएस इज बेसिकली वाई या इनकम। अब इनकम के दो कंपोनेंट्स माने जाते हैं, यानी कि अगर आपको 100 रुपए मिलेंगे तो आप क्या करोगे, आप उसमें से 70 रुपए खर्च कर दोगे, यानी कि वो सी हो गया, और बचे हुए 30 रुपए 30 रुपए सेव कर लोगे, तो वो सेविंग हो गया। तो इसीलिए वाई के दो कंपोनेंट्स बन जाते हैं, एक होता है सी, एक होता है एस, यानी कि कंजम्पशन और सेविंग। तो एएस इज इक्वल टू सी प्लस एस एक फॉर्मूला बन गया। अब इसमें कंजम्पशन के बारे में तो हमें ऑलरेडी पढ़ रखा है कि ये होता है। सेविंग के बारे में अब हमको जानना है कि सेविंग जो है वो क्या होता है। तो सेविंग के बारे में भी बहुत सिंपल बातें हैं। सेविंग जो है वो भी हमारे इनकम का ही फंक्शन होता है, यानी कि जिस व्यक्ति की इनकम जितनी जितनी बढ़ेगी उसकी सेविंग्स भी उतनी उतनी बढ़ेगी। तो बड़ा सिंपल सा रिलेशन है सेविंग्स का और इनकम का कि इनकम बढ़ती रहेगी तो सेविंग्स भी बढ़ती रहेगी। अब इसका एक शेड्यूल अगर आपके साथ शेयर किया जाए तो आप अलग अलग इनकम लेवल्स पर अगर देखो तो सेविंग्स जो है वो बढ़ तो रही हैं, पर एक बात नोट करना कि जब जीरो इनकम लेवल था तो वहां पर सेविंग्स जो है वो -60 से स्टार्ट हो रही है। अब इसका रीजन जो है वो कंजम्पशन से लिंक करता है, क्योंकि जब मेरी जीरो इनकम थी फिर भी मैं 60 रुपए खर्च कर पा रहा था, तो वो मेरे पैसे कहां से आ रहे थे, सेविंग्स में से। तो मेरी सेविंग्स इसलिए शुरू में बढ़ती नहीं है, उल्टा सेविंग में से मैं पैसा निकाल रहा होता हूं और खर्च कर रहा होता हूं। तो इसीलिए सेविंग की फिगर -60 से शुरू हो रही है, फिर वो धीरे धीरे बढ़ती रहती है। 30 करके हमने अज्यूम कर लिया कि वो कांस्टेंट रेट से बढ़ती रहती है। तो जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी वैसे वैसे सेविंग्स भी बढ़ती रहती है। तो इसीलिए जब हम सेविंग्स का कर्व बनाते हैं तो वो स्टार्ट तो नेगेटिव से होता है, यानी कि जीरो के नीचे से होता है, लेकिन फिर वो बढ़ता रहता है बढ़ता रहता है बढ़ता रहता है और ऊपर जाता रहता है। तो इसका स्लोप भी कांस्टेंट है, यानी इसमें कोई कर्व नहीं है, क्योंकि कीन्स की थ्योरी के मुताबिक सेविंग्स हो चाहे कंजम्पशन हो दोनों कांस्टेंट रेट से बढ़ते हैं। अब इसमें एक छोटा सा पॉइंट है, एक लेवल ऐसा आता है जहां पर सेविंग्स जीरो होती है, जैसे आपको शेड्यूल में दिखाता हूं 200 वाला इनकम लेवल। तो जिस लेवल पर सेविंग जीरो होती है उसे बोलते हैं ब्रेक इवन पॉइंट। तो जैसा आप डायग्राम पर भी देख सकते हो, जिस लेवल पर सेविंग जीरो है उसको बोलते हैं जी ब्रेक इवन पॉइंट। बाकी अगर मुझे इस सेविंग्स कर का स्लोप निकालना हो तो स्लोप का फॉर्मूला बन गया डेल्टा एस, यानी कि चेंज इन सेविंग डिवाइडेड बाय डेल्टा वाई, यानी कि चेंज इन इनकम। तो इस तरह से हम सेविंग्स कर्व का स्लोप निकाल सकते हैं। अब यहां पर एक छोटा सा मैथमेटिकल फॉर्मूला है, वो भी हमें याद रख लेना चाहिए कि सेविंग्स का मैथमेटिकल फॉर्मूला होता है -c बार प्लस 1 - b एक ब्रैकेट में इनटू y। -c बार का मतलब है नेगेटिव वाली ऑटोनॉमस कंजम्पशन एंड 1 - b ब्रैकेट का मतलब है स्लोप ऑफ सेविंग्स कर्व, जिसको हम डेल्टा s या डेल्टा y वाले फ्रैक्शन से निकाल सकते हैं, और y का मतलब होता है इनकम। तो बेसिकली ये था हमारा सेविंग्स कर्व। अब कंजम्पशन तो हमको पता है, सेविंग्स हमने देख लिया। अब ब्रेक इवन पॉइंट जो है वो बार बार मैं बोल रहा था, उसका एक बार डायग्राम दिखा देता हूं। ब्रेक इवन पॉइंट मैंने 2 बार आपको दिखाया, एक बार जब कंजम्पशन इनकम के बराबर होती है और एक बार जब सेविंग्स जीरो होती है। तो ये दोनों ही कंडीशंस को हम ब्रेक इवन पॉइंट कह सकते हैं। तो चाहे हम शेड्यूल में ये बनाएं या चाहे हम डायग्राम पर ये बनाएं, तो हर वो लेवल जहां पर इनकम और कंजम्पशन बराबर है या हर वो लेवल जहां पर सेविंग्स जीरो है उसको आप ब्रेक इवन पॉइंट कह सकते हो। तो अब एएस का फॉर्मूला क्या था, वापस से रिकैप कर लो, सी प्लस एस, कंजम्पशन प्लस सेविंग्स। तो इस तरह से हम डायग्राम पर भी सी और एस को शो कर सकते हैं। तो सी यानी कि कंजम्पशन का कर्व वो कैसा था, जीरो से ऊपर से शुरू होता है, जैसा यहां पर आप हरे रंग वाला देख रहे हो, और फिर एस सेविंग्स का कर्व वो जीरो के नीचे से शुरू होता था नेगेटिव से, जैसा आप लाल रंग वाला देख रहे हो। तो हरे रंग वाला और लाल रंग वाला जो कर्व है ये कभी भी आपस में टकराएंगे नहीं, इस बात का ध्यान हमें डायग्राम पर रखना पड़ता है। पर इन दोनों को अगर मैं जोड़ दूंगा तो हमारा बिल्कुल एक कांस्टेंट जीरो से स्टार्ट होने वाला कर्व बन जाएगा, विच इज नोन एज इनकम का कर्व या एएस का कर्व। और इसका एंगल हमें याद रखना है, ये होता है 45 डिग्री, क्योंकि ये बिल्कुल कांस्टेंट रेट से बढ़ता रहता है और ये इसीलिए गाइड लाइन के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि 45 डिग्री लाइन का मतलब ये होता है
कि आप इस लाइन पे कोई भी पॉइंट अगर मार्क कर लो, जिसको मैं करके दिखा देता हूं, मैं ऑरेंज कलर से मान लो यहां पर कोई पॉइंट मार्क करूं, या यहां पर कोई पॉइंट मार्क करूं, या यहां पर कोई पॉइंट मार्क करूं, तो यहां से एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की दूरी बराबर होती है। किसी भी पॉइंट से आप चेक करोगे तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की दूरी बराबर होगी। तो ये हर पॉइंट यहां पर इस लाइन पर इक्वल दूरी दे रहा होता है एक्स और वाई एक्सिस पर। तो इसीलिए इसकी खूबसूरती है, ध्यान रखना एएस कर्व की, कि इसका एंगल 45 डिग्री होता है। तो ये बेसिकली हो गया एएस। अब इसके बाद जो कहानी है वो है दो बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की। टॉपिक को पहले समझना। पहला टॉपिक है डेरिवेशन ऑफ सेविंग्स कर्व फ्रॉम कंजम्पशन कर्व। इसका मतलब है कि हमारे पास एक कंजम्पशन कर्व होता है जिसकी मदद से हमें सेविंग्स कर्व को डिराइव करना पड़ता है। तो इस तरह के क्वेश्चन में आपको दो डायग्राम्स बनाने पड़ते हैं, एक के नीचे एक। जैसे पहले हम एक डायग्राम बनाते हैं ये वाला, जिसमें हमारे पास मान लेते हैं हरे रंग का एक कंजम्पशन कर्व गिवन है, ठीक है। तो हम इसमें अपने आप एक 45 डिग्री लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, मान लेते हैं इनकम वाली, जो आप काले रंग की देख रहे हो। अब सबसे पहले कंजम्पशन कर्व से सेविंग कर्व निकालने का तरीका क्या होता है वो हम ध्यान से सुनते हैं। अब कंजम्पशन जितना जीरो के ऊपर से शुरू होती है, जैसे आप यहां पर देख रहे हो OA लेवल, तो उतना ही सेविंग्स कर्व जीरो के नीचे से शुरू होता है। तो इसीलिए जब मैं इसके नीचे एक डायग्राम बनाता हूं सेविंग्स वाला, तो सेविंग्स कर्व की शुरुआत जो करता हूं, यानी कि जो उसकी स्टार्टिंग पॉइंट मैं करता हूं, वो जीरो लेवल से नीचे से करता हूं, जैसा कि आप यहां पर देख रहे हो OA डैश लेवल से। तो जितना कंजम्पशन ऊपर होता है जीरो के, उतना ही सेविंग्स नीचे होता है जीरो के। तो सेविंग्स कर्व का हमें स्टार्टिंग पॉइंट पता लग जाता है, ये हाथ का निशान। अब दूसरी प्रॉपर्टी हमें ब्रेक इवन पॉइंट की लगानी पड़ती है। कंजम्पशन और इनकम जहां पर इक्वल होते हैं, जैसे जहां पर आप देख रहे हो लिखा है BEP, तो उस पॉइंट को ब्रेक इवन पॉइंट बोलते हैं। तो एग्जैक्टली उसी कॉरेस्पॉन्डिंग लेवल पर हमारी सेविंग्स जीरो होनी जरूरी है। तो इसीलिए आपका दूसरा पॉइंट B डैश भी आपको मिल जाता है जहां पर सेविंग्स जीरो है। तो सेविंग्स कर्व को डिराइव करने के लिए हम A डैश पॉइंट और B डैश पॉइंट को ज्वाइन करके लाइन को एक्सटेंड कर देते हैं, तो हमारा सेविंग्स कर्व हमारा डिराइव हो जाता है। बिल्कुल इसी तरह इसका उल्टा भी पूछ सकता है कि डेरिवेशन ऑफ कंजम्पशन कर्व फ्रॉम सेविंग्स कर्व। इसका मतलब है इस बार हमारे पास मान लेते हैं सेविंग्स कर्व तो गिवन है और इसकी मदद से हमें कंजम्पशन कर्व निकालना हो, तो इस बार कहानी उल्टी हो जाएगी। डायग्राम वही दो बनेंगे, एक के नीचे एक। अब कहानी क्या होगी कि अगर सेविंग्स कर्व हम स्टार्ट कर रहे हैं ऐसा, तो जीरो के नीचे जितना सेविंग्स कर्व होता है बिल्कुल उतना ही कंजम्पशन कर्व जीरो के ऊपर से स्टार्ट होगा। तो हमें कंजम्पशन का स्टार्टिंग पॉइंट पता लग जाता है A डैश, क्योंकि जितना सेविंग जीरो से नीचे होता है उतना ही कंजम्पशन जीरो से ऊपर होता है। फिर उसके बाद हमें ब्रेक इवन पॉइंट का सहारा लेना पड़ता है कि भाई जहां पर सेविंग्स जीरो हैं, जिसको हम बोलते हैं ब्रेक इवन पॉइंट, तो बिल्कुल उसी कॉरेस्पॉन्डिंग लेवल पर हमारी इनकम और कंजम्पशन का कर्व बराबर भी होना चाहिए। तो हमें दूसरा पॉइंट B डैश भी पता लग जाता है कि भाई इनकम वाले कर्व पर B डैश पॉइंट एक ऐसा आएगा जहां पे कंजम्पशन कर्व होना जरूरी है। तो अब हम क्या करते हैं, हमारे पास स्टार्टिंग पॉइंट होता है A डैश और हमें एक और पॉइंट पता है B डैश, तो हम A डैश और B डैश पॉइंट को ज्वाइन करके लाइन एक्सटेंड कर देते हैं, तो हरे रंग वाला कंजम्पशन कर्व हमारा डिराइव हो जाता है। तो बेसिकली ये अंग्रेजी के साथ आपको डायग्राम बनाने पड़ते हैं जिसमें आपसे सेविंग कर्व से या तो कंजम्पशन कर्व डिराइव करवा लेगा या कंजम्पशन कर्व से आपसे सेविंग कर्व डिराइव करवा लेगा। तो दोनों में आपको ये बनाना है। अब आते हैं सबसे मेन टॉपिक पर, इसका नाम है प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, जो मैं पहले पकड़ रहा हूं। प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम का मतलब है कि आपको कंज्यूम करने की यानी कि खर्च करने की जो इच्छा होती है उसको बोलते हैं प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। तो प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम जो है बेसिकली वो दो प्रकार की हो सकती है। एक को बोलते हैं एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम यानी APC, एक को बोलते हैं मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम यानी कि MPC। APC का मतलब होता है कि बस ये तो एक रिलेशन बता रहा है C और Y का, यानी C/Y। लेकिन मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम जो होता है वो चेंज का रेशियो बताता है कि कंजम्पशन में कितना चेंज हुआ और इनकम में कितना चेंज हुआ, यानी चेंज इन कंजम्पशन डिवाइडेड बाय चेंज इन इनकम। अब क्योंकि चेंज इन कंजम्पशन डिवाइडेड बाय चेंज इन इनकम हमने कंजम्पशन कर्व के स्लोप का भी फॉर्मूला पढ़ा था, तो इसीलिए मेरे प्यारे प्यारे बच्चों MPC जो होता है यानी कि मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, ये एक प्रकार से स्लोप ऑफ कंजम्पशन कर्व ही होता है जिसका फॉर्मूला है डेल्टा C/डेल्टा Y। और स्लोप की वैल्यू यानी कि MPC की वैल्यू 0 और 1 के बीच में लाई करती है। तो 0 से छोटी नहीं होगी मतलब नेगेटिव नहीं होगी, और 1 से बड़ी नहीं होगी यानी कि ज्यादा नहीं होगी।
अब इसी पर बेस्ड एक 4 नंबर का क्वेश्चन कई बार पूछ लेता है कि भाई एपीसी सी और वाई का रिलेशन बताओ। तो बहुत ही सिंपल रिलेशन होता है, मैथमेटिकल रिलेशन है कि भाई शुरू में इनकम कम होती है और कंजम्पशन की वैल्यू ज्यादा होती है। तो जो आप यहां पर पीले रंग वाला एरिया देख रहे हो, तो व्हेन सी इज ग्रेटर देन वाई तो एपीसी की वैल्यू 1 से बड़ी आती है। उसके बाद आप एक नीले रंग का हाथ का निशान जहां पर देख रहे हो, वहां पर एक पॉइंट है जहां पर कंजम्पशन और इनकम दोनों बराबर होते हैं, जिसको बोलते हैं ब्रेक इवन पॉइंट। तो वहां पर एपीसी की वैल्यू एग्जैक्ट 1 आती है। और उस पॉइंट के बाद इनकम का कर्व ऊपर है यानी कि ज्यादा है और कंजम्पशन थोड़ा कम है यानी कि कंजम्पशन इज लेस देन इनकम, तो वहां पर एपीसी की वैल्यू लेस देन 1 आती है, जो आप खाली इलाका देख रहे हो। तो बेसिकली यही इनका रिलेशन होता है तीनों के बीच में। हेलो बच्चों, क्या आपका भी सपना है चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने का और आप चाहते हैं अपनी सीए की जर्नी मेरे साथ यानी कि हमारी पूरी आरकेजी टीम के साथ कंप्लीट करना? तो आपको करना है सिर्फ एक काम, आरकेजी सीए क्लासेस के ऐप को आज ही डाउनलोड कीजिए। यहां पर आपको सीए फाउंडेशन, सीए इंटर और सीए फाइनल की आपकी कंप्लीट जर्नी की गाइडेंस मिलेगी। आरकेजी के साथ अपनी सीए की तैयारी करने के लिए आपको मिलते हैं दोनों ऑप्शंस, यानी कि अगर आप ऑनलाइन घर बैठे तैयारी करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं, और अगर आप ऑफलाइन इंस्टीट्यूट में आकर अपनी प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। लेकिन आपको करना है सिर्फ एक काम, आरकेजी सीए क्लासेस के ऐप को आज ही डाउनलोड करें। इसका लिंक आपको नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। तो सभी प्यारे प्यारे बच्चों को मेरी तरफ से बहुत बहुत बेस्ट विशेस। आई होप आपकी सीए की जर्नी बहुत अच्छी रहे और आप एक बहुत अच्छे सक्सेसफुल चार्टर्ड अकाउंटेंट बन के निकले। फिर बिल्कुल इसी का छोटा भाई कह लो या जुड़वा भाई कह लो आता है प्रोपेंसिटी टू सेव, यानी कि आपको बचत करने की जो इच्छा है कि मैं कितने पैसे बचाऊंगा, उसको बोलते हैं प्रोपेंसिटी टू सेव। ये भी 2 प्रकार की होती है एज इट इज। एक एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव यानी एपीएस, जो एब्सोल्यूट वैल्यू या एब्सोल्यूट रिलेशन बताती है, तो सेविंग अपॉन इनकम इज एपीएस। और फिर होता है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव, जो चेंज का रेशियो बताता है, यानी चेंज इन सेविंग डिवाइडेड बाय चेंज इन इनकम। अब क्योंकि चेंज इन सेविंग डिवाइडेड बाय चेंज इन इनकम आपने सेविंग्स कर्व के स्लोप का फॉर्मूला भी पढ़ रखा है सेम, तो इसीलिए एमपीएस जो होता है मेरे प्यारे बच्चों, वो स्लोप ऑफ सेविंग्स कर्व होता है और इसकी वैल्यू स्लोप की भी 0 और 1 के बीच में लाई करती है। तो टोटल मिलाकर 4 कॉन्सेप्ट्स बन गए, एपीसी, एमपीसी, एपीएस, एमपीएस। अब इनके बीच में कुछ 2 इंपॉर्टेंट रिलेशंस होते हैं, वो भी आपको बता देता हूं। पहला इंपॉर्टेंट रिलेशन होता है कि एपीसी और एपीएस जब भी हम ऐड करेंगे तो आंसर हमेशा 1 आएगा, ये स्टैंडर्ड रिजल्ट है। एंड बिल्कुल सिमिलरली इसी तरह जब भी हम एमपीसी और एमपीएस को ऐड करेंगे तो भी आंसर हमेशा 1 के बराबर आएगा। तो ये 2 स्टैंडर्ड रिजल्ट्स भी हमें याद होने चाहिए। अब इसके बाद जो ये एक टेबल है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टेबल है बच्चों, इसको कृपया याद करके अच्छे से जाना। इसमें 16 प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं। बेसिकली क्वेश्चन क्या बन सकता है, क्वेश्चन पूछेगा, मैं 1 से शुरू कर रहा हूं, कि क्या एपीसी नेगेटिव हो सकता है, तो आपका आंसर है नहीं। क्वेश्चन पूछेगा क्या एपीसी 1 से बड़ा हो सकता है, तो आपका आंसर है यस। क्वेश्चन पूछेगा क्या एपीसी 0 हो सकता है, तो आपका आंसर है नो। फिर क्वेश्चन पूछेगा क्या एपीसी 1 के बराबर हो सकता है, इक्वल टू 1 हो सकता है, तो आपका आंसर है यस। तो एपीसी से संबंधित वो 4 सवाल पूछ सकता है। तो इसी प्रकार वो एमपीसी से संबंधित, एपीएस से संबंधित और एमपीएस से संबंधित भी 4-4 सवाल पूछ सकता है। तो कुल मिलाकर यहां पर आपको 16 सवाल पूछे जा सकते हैं। तो आपको ये सारे के सारे याद होने चाहिए जो आप यहां पर अभी टेबल में देख रहे हो। अब आते हैं जी नेक्स्ट मेन टॉपिक पर, जिसका नाम है इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। 6 नंबर यानी कि 5 नंबर का आपके हिसाब से टॉपिक रखता है वेटेज। इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का एक सिंपल मतलब बता देता हूं। इसका मतलब है इन्वेस्टमेंट यानी कि जो आप निवेश करते हो, इन्वेस्ट करते हो, और मल्टीप्लायर मतलब मल्टीप्लाई, वो कितने गुना हो गई। तो क्या आप अभी कभी ऐसा सोच सकते हो कि आप 100 रुपए इकोनॉमी में इन्वेस्ट करो और वो 100 रुपए घूम घूम के 500 रुपए की इनकम बन जाए, तो आप कहोगे कि हमारा इन्वेस्टमेंट 5 गुना हो गया। तो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर बेसिकली यही होता है। तो इसका एक सिंपल रेशियो है, मैथमेटिकली फॉर्मूला अगर बोले तो वो है चेंज इन इनकम डिवाइडेड बाय चेंज इन इन्वेस्टमेंट, यानी डेल्टा वाई बाय डेल्टा आई। और इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का सिंबल होता है के। तो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर जो है वो है बेसिकली डेल्टा वाई बाय डेल्टा आई। अब इसकी वर्किंग जो है उसको हम समझ लेते हैं। एक छोटा सा एग्जांपल, डेमो एग्जांपल या एक फनी एग्जांपल हम ले सकते हैं, और हमने अपने क्लासेस में भी जो ले रखा है वही आपको बता देता हूं
कि अगर मान लेते हैं कि किसी व्यक्ति को 100 रुपए इकोनॉमी में इन्वेस्ट करने हैं, तो जैसे ही वो व्यक्ति 100 रुपए इकोनॉमी में इन्वेस्ट करेगा, यानी मान लेते हैं उसने मशीन खरीदी, उसने इक्विपमेंट खरीदा या उसने कुछ भी खरीदा, तो वो 100 रुपए किसी ना किसी की इनकम बन जाएगी। अब हर व्यक्ति अपनी इनकम का कुछ हिस्सा खर्च करता है और कुछ हिस्सा सेव करता है। तो मान लेते हैं उसने 80% खर्च कर दिया, तो जिस आदमी को 100 रुपए की इनकम मिली वो अपनी इनकम में से 80 रुपए खर्च कर देगा। अब वो किस चीज पर खर्चा करेगा? भाई ऑब्वियसली वो 80 रुपए अगर खर्च करेगा तो किसी ना किसी आइटम पे खर्च करेगा। हो सकता है उसने कुछ और खरीद लिया, उसने हो सकता है शर्ट खरीद ली, जूते खरीद लिए, उसने मिठाई खरीद ली, कुछ भी खरीद लिया। तो जब वो 80 रुपए खर्च करेगा किसी भी चीज को खरीदने के लिए, तो वो 80 रुपए किसी थर्ड आदमी की इनकम हो जाएगी। और फिर जिस आदमी को 80 रुपए की इनकम मिली है वो आदमी भी उसका 80% तो खर्च कर देगा और 20% सेव कर लेगा। तो इसका मतलब है कि एक खर्चे की साइकिल जो है ये आगे बढ़ती रहती है, तो इसीलिए आगे इनकम की साइकिल भी बढ़ती रहती है। मैं जो खर्च करूंगा वो आपकी इनकम, आप जो खर्च करोगे वो किसी और की इनकम, कोई और जो खर्च करेगा वो किसी और की इनकम, एंड इट गोज ऑन। तो बेसिकली ये प्रोसेस होता है जिसको हम वर्किंग ऑफ मल्टीप्लायर कह देते हैं। तो अगर हम एक एग्जांपल लेते हैं जिसमें हमारे पास इनिशियली 100 करोड़ रुपए इन्वेस्ट हुए और हम मान लेते हैं कि हमारी इकोनॉमी में एमपीसी 0.8 है, यानी 80% है, तो इस केस में ये जो प्रोसेस मैं आपको समझा रहा था ये चलता रहेगा और ये प्रोसेस रुक जाएगा जब हमारी इन्वेस्टमेंट सेविंग्स के बराबर हो जाती है। यानी कि इसको अगर मैं टैबुलर फॉर्मेट में आपको दिखा के समझाऊं तो 100 रुपए जो इन्वेस्ट हुए इकोनॉमी में वो इनकम बनते बनते राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3 में होते होते इकोनॉमी के अंदर टोटल 500 की इनकम क्रिएट कर देते हैं। तो हम कहते हैं कि हमारा इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर जो है वो 5 टाइम्स है, यानी कि 5 गुना है, क्योंकि हमारी इनकम हो गई 500 और हमारी इन्वेस्टमेंट थी 100, यानी कि इन्वेस्टमेंट 5 गुना ज्यादा मल्टीप्लाई कर गई। दैट इज बेसिकली इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। अब इस इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर को निकालने के 2 और फॉर्मूले भी होते हैं। एक होता है 1/MPS, एक होता है 1/1 - MPC। तो इसीलिए इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का रिलेशन MPC और MPS के साथ भी होता है। तो अगर मैं इसके रिलेशन की बात करूं तो जैसा कि आप यहां पर देख रहे हो, MPC के साथ इसका डायरेक्ट रिलेशन है। तो जैसे जैसे MPC की वैल्यू बढ़ेगी K की वैल्यू भी बढ़ेगी, लेकिन MPS के साथ इसका इनवर्स रिलेशन है, जो आप राइट पोर्शन पे देख रहे हो कि MPS की वैल्यू अगर बढ़ेगी तो K की वैल्यू कम हो जाएगी, यानी कि इनवर्स रिलेशन है। तो इन रिलेशंस को अगर मुझे डायग्रामेटिकली भी शो करना हो तो मैं शो करके दिखा सकता हूं। डायरेक्ट रिलेशन यानी हरे रंग वाले अपवर्ड स्लोपिंग कर्व से, और इनवर्स रिलेशन डाउनवर्ड स्लोपिंग वाले लाल रंग वाले कर्व से। तो ये बेसिकली मल्टीप्लायर का MPC और MPS के साथ रिलेशन होता है। अब एक बहुत ही इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है कि K की यानी कि मल्टीप्लायर की मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यूज क्या हो सकती हैं। तो इसका बड़ा सा आंसर याद रखना है कि इसकी मिनिमम वैल्यू 1 हो सकती है और मैक्सिमम वैल्यू इंफिनिटी हो सकती है, यानी कि इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर 1 और इंफिनिटी के बीच में लाई करता है। अब बच्चों इसके बाद है सबसे मेन, सबसे बड़ा और सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, वो था इक्विलिब्रियम। आखिर इकोनॉमी का इक्विलिब्रियम कीन्स के हिसाब से कब होगा। तो कीन्स ने यहां पे 2 अप्रोचेस बताई कि इक्विलिब्रियम कब होता है। तो बहुत ही सिंपल है, पहला कॉन्सेप्ट याद करो, एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई। तो उसी से पहली अप्रोच बन गई कि इकोनॉमी का इक्विलिब्रियम कब होगा, जब AD और AS दोनों बराबर होंगे, यानी कि AD AS अप्रोच का यही है कंडीशन कि जब AD और AS बराबर होंगे तो इक्विलिब्रियम होता है। अब AS जो है वो हमने पढ़ा है Y के बराबर होता है, AD जो है उसका भी फॉर्मूला हमने पढ़ा है C और I के बराबर होता है। तो एक मैथमेटिकल इक्वेशन बन गई कि इक्विलिब्रियम इज व्हेन Y इज इक्वल टू C प्लस I। तो ये बेसिकली हमारा इक्विलिब्रियम है, जिसको डायग्राम पर अगर मुझे प्रेजेंट करना हो तो मैं ऐसे भी प्रेजेंट कर सकता हूं कि अगर मेरे काले रंग वाली लाइन जिसको मैं AD बोल रहा हूं और मेरे हरे रंग वाली लाइन जिसको मैं AS बोल रहा हूं एक पॉइंट पर मीट कर रही है, जो आप लाल रंग से डॉटेड लाइन देख रहे हो, यानी कि E, तो उस E पॉइंट को हम इक्विलिब्रियम कह सकते हैं। अब लेकिन इसमें एक इंपॉर्टेंट बात है, वो आपको याद रखनी है, वो ये कि ऐसा जरूरी नहीं है कि इकोनॉमी इक्विलिब्रियम पर ही काम कर रही हो। क्या पता इकोनॉमी में पहले वाला केस हो, यानी कि इकोनॉमी में प्रोड्यूसर्स A पॉइंट पर खड़े हों जहां पर डिमांड जो है वो ज्यादा है और सप्लाई जो है वो कम है, या हो सकता है प्रोड्यूसर्स B पॉइंट पर खड़े हों, यानी कि जहां पर डिमांड जो है वो कम है और सप्लाई जो है वो ज्यादा है। पर दोनों ही पॉइंटों पर प्रोसेस ऐसा होता है
कि अल्टीमेटली इकोनॉमी वापस से इक्विलिब्रियम वाले Q वाले पॉइंट पर आ जाती है। कैसे आती है? अगर प्रोड्यूसर्स ए पॉइंट पर खड़े हैं तो वो अपना प्रोडक्शन बढ़ाते हैं डिमांड को मीट करने के लिए, तो ऑटोमेटिकली वो ए पॉइंट से आगे जाकर वाई तक पहुंच जाते हैं। और अगर प्रोड्यूसर्स ऑलरेडी बी पॉइंट पर हैं तो फिर वो अपने प्रोडक्शन को कट डाउन करते हैं ताकि वो डिमांड को मीट कर सकें और वो वापस से फिर वाई वाले पॉइंट पर आ जाते हैं। तो इसका मतलब इन नटशेल, चाहे प्रोड्यूसर्स ए पॉइंट पर खड़े हों चाहे बी पॉइंट पर खड़े हों, यानी कि इकोनॉमी में चाहे एडी ज्यादा हो या एएस ज्यादा हो, वो वापस से इक्विलिब्रियम पर आ ही जाती है। और इक्विलिब्रियम कब होता है? जब एडी और एएस दोनों बराबर होते हैं। दूसरी अप्रोच का नाम है सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट अप्रोच। इसका भी नाम से आप क्लियर रख सकते हो, यानी कि ऐसा इक्विलिब्रियम माना जाता है कीन्स के मुताबिक जब देश में इन्वेस्टमेंट और सेविंग्स दोनों बराबर होती हैं। और इसका लॉजिक भी है। लॉजिक ये कि जब हम कह रहे हैं कि इक्विलिब्रियम पर एडी और एएस बराबर हैं, एएस के कंपोनेंट होते हैं सी और एस, एडी के कंपोनेंट होते हैं सी और आई, तो अगर मैं मैथमेटिकली भी देखूं तो ऑटोमेटिकली सी और सी तो कैंसिल हो जाएगा, तो सेविंग्स जो है वो इन्वेस्टमेंट के बराबर ही हो जाएगी। तो इक्विलिब्रियम की इसीलिए दूसरी अप्रोच भी है जो कहती है सेविंग और इन्वेस्टमेंट के बराबर होने को हम इक्विलिब्रियम कहते हैं। तो ये चीज हम डायग्राम पर अगर शो करना चाहें तो इजीली शो की जा सकती है। यानी कि यहां पर जो आप एक लाल रंग का कर्व देख रहे हो सेविंग्स कर्व, और आप जो एक हरे रंग का कर्व देख रहे हो इन्वेस्टमेंट कर्व, ये ई पॉइंट पर बराबर हो रहे हैं, तो इस ई पॉइंट को बोलते हैं इक्विलिब्रियम। पर क्या ये जरूरी है कि ऐसा ही होगा? प्रोड्यूसर हमेशा ई पॉइंट पर ही होगा? नहीं, हो सकता है प्रोड्यूसर ए पॉइंट पर खड़ा हो या हो सकता है प्रोड्यूसर बी पॉइंट पर खड़ा हो। ए पॉइंट पर खड़े होने का मतलब है कि सेविंग कम है और इन्वेस्टमेंट ज्यादा है, और बी पॉइंट पर खड़े होने का मतलब यह है कि सेविंग्स ज्यादा है और इन्वेस्टमेंट्स कम है। तो दोनों ही केसेस के अंदर सिचुएशन ऐसी बनती है कि अल्टीमेटली वो इक्विलिब्रियम वाले वाई लेवल पर आ जाते हैं। अगर प्रोड्यूसर्स ए पॉइंट पर खड़े हैं तो वो अपने प्रोडक्शन को बढ़ाएंगे और वापस से वाई की तरफ आ जाएंगे, और अगर वो बी पॉइंट पर खड़े हैं तो वो अपने प्रोडक्शन को कम करेंगे और वापस से वाई पॉइंट की तरफ आ जाएंगे। तो ये बेसिकली पूरा कॉन्सेप्ट होता है दोनों ही तरह के अप्रोचेस का इक्विलिब्रियम का। अब आता है इसी का एक मजेदार टॉपिक, इसका नाम है अनएम्प्लॉयमेंट। ये कीन्स की थ्योरी का अनएम्प्लॉयमेंट है, ध्यान रखना, इंडियन इकोनॉमी वाला कॉन्सेप्ट नहीं। तो कीन्स ने बोला कि दो तरह के अनएम्प्लॉयमेंट हो सकते हैं। एक होते हैं वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट, मतलब ऐसे लोग जो अपनी इच्छा से काम ही करना नहीं चाहते। तो भाई आपके पास काम है और आप कह रहे हो कि नहीं मुझे नहीं करना, दैट मीन्स आप अपनी इच्छा से ही खाली बैठना पसंद करते हो, इसको बोलते हैं वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट। लेकिन फिर आते हैं दूसरी कैटेगरी के लोग, यानी इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट। तो इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब है कि भाई आप काम करना चाहते हो और आप जिस वेज रेट पर काम करना चाहते हो उस वेज रेट पर, लेकिन आपको काम नहीं मिल रहा, तो दैट मीन्स आप इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयड हो। तो आप विलिंग तो हो काम करने के लिए पर आपको काम मिल नहीं रहा। तो अब मजेदार बात यह है, एक एग्जाम्पल है कि मान लेते हैं देश में टोटल 7 लोग रहते हैं और उन 7 लोगों में से 2 लोग जो लाल कलर वाले हैं डब्बे में, वो काम ही नहीं करना चाहते, वो खुद ही कह रहे हैं हमें काम नहीं करना, और जो 5 लोग हैं हरे डब्बे के अंदर वो काम करना चाहते हैं। तो हम मानते हैं कि हमारी जो लेबर फोर्स है वो सिर्फ है 5, यानी कि जो लोग काम करना ही नहीं चाहते, यानी कि जो वॉलंटरी अनएम्प्लॉयड बैठे हुए हैं लोग, उन्हें हम अपनी लेबर फोर्स मानते ही नहीं है, यानी लेबर फोर्स से बाहर रखते हैं। हम समझते हैं ऐसे लोग देश के लिए कुछ है ही नहीं, बेकार हैं। तो इसीलिए हमारी लेबर फोर्स जो है वो है सिर्फ 5, और जो भी इंप्लॉयमेंट और अनएम्प्लॉयमेंट काउंट किया जाता है वो उन 5 लोगों में से ही किया जाता है। तो अगर उन 5 में से 5 के पास नौकरियां होंगी तो हम कह देंगे फुल एम्प्लॉयमेंट, लेकिन अगर उन 5 में से 4 के पास नौकरियां होंगी तो हम कह देंगे 1 अनएम्प्लॉयड है और 4 एम्प्लॉयड। इसी तरह अगर 5 में से 3 के पास नौकरियां होंगी तो हम कह देंगे 3 एम्प्लॉयड है और 2 अनएम्प्लॉयड। इसी तरह अगर मान लो 2 के पास नौकरियां होंगी तो हम कह देंगे 2 एम्प्लॉयड हैं, 3 अनएम्प्लॉयड। तो काउंटिंग हमेशा लेबर फोर्स के अंदर से ही की जाती है। तो इसीलिए कॉन्सेप्ट बन जाता है कि भाई फुल एम्प्लॉयमेंट का मतलब है 0 इनवॉलेंटरी अनएम्प्लॉयमेंट। तो जब देश में 5 मजदूर जो काम करना चाहते हैं उन 5 के पास नौकरियां अगर हैं तो हम कह देंगे ये फुल एम्प्लॉयमेंट है। तो दैट इज ए कॉन्सेप्ट। अब इसका यूज जो होता है बच्चों वो होता है 2 प्रकार के मेन इक्विलिब्रियम्स को समझने का। अब इक्विलिब्रियम तो सबने पढ़ लिया था,
कि सर जहां पर AD और AS बराबर है वो इक्विलिब्रियम है। तो जैसा कि आप दोनों डायग्रामों पर देख रहे हो, E पॉइंट क्या डिनोट कर रहा है? इक्विलिब्रियम, क्योंकि वहां पर AD यानी कि लाल रंग वाला कर्व और AS हरे रंग वाला कर्व दोनों बराबर हैं, इक्विलिब्रियम है। पर अगर मैं फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल वाले कॉन्सेप्ट को भी इसमें मर्ज कर दूं, तो यानी कि अब दो कॉन्सेप्ट्स को हम एक ही डायग्राम में मर्ज कर रहे हैं। थोड़ा लिंक बनाना, एक है इक्विलिब्रियम का कॉन्सेप्ट और एक है फुल एम्प्लॉयमेंट का कॉन्सेप्ट। तो पहले डायग्राम पे आप देखो, जहां पर फुल एम्प्लॉयमेंट है बिल्कुल वहीं पर इक्विलिब्रियम भी है। तो क्या इत्तेफाक है कि जहां पर फुल एम्प्लॉयमेंट है वहीं पर इक्विलिब्रियम भी है। तो इसीलिए ऐसे इक्विलिब्रियम का नाम पड़ गया फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम, यानी कि ये इक्विलिब्रियम का भी एक स्पेशल नाम हो गया। लेकिन अगर आप दूसरे डायग्राम को देखो तो वहां पे इक्विलिब्रियम जो है वो बाद में है और फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पहले ही आ गया। तो जैसा कि आप वहां पर देख रहे हो, सॉरी मैंने उल्टा बोल दिया, वहां पे इक्विलिब्रियम लेवल पहले ही आ गया और फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल जो है वो बाद में है। तो इसका मतलब है इस इक्विलिब्रियम को हम नाम देते हैं अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम, यानी कि इक्विलिब्रियम पहले पड़ गया और फुल एम्प्लॉयमेंट वाला जो F वाला लेवल है वो बाद में है। तो जब हम इक्विलिब्रियम और फुल एम्प्लॉयमेंट कॉन्सेप्ट्स को मिक्स करते हैं दोनों को, तो फिर ये एक छोटा मिनी कॉन्सेप्ट बन जाता है, यानी कि दो तरह के इक्विलिब्रियम हो गए, फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम और अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। हालांकि ओवर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम भी कुछ लोग कहते हैं, पर उसको आपको ज्यादा स्टडी करने की आवश्यकता नहीं है। तो मेनली आपके लिए दो तरह के ही इक्विलिब्रियम हो गए। फिर है इसके बाद हमारा लास्ट टॉपिक या मेन टॉपिक जिसको आप कह सकते हो कि एक्सेस डिमांड या डेफिशिएंट डिमांड। अब एक्सेस डिमांड या डेफिशिएंट डिमांड में पहले अगर हम एक्सेस डिमांड की बात करें तो एक्सेस डिमांड का कॉन्सेप्ट क्या कहता है, बड़े ध्यान से सुनना। एक्सेस डिमांड का कॉन्सेप्ट कहता है कि अगर फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पर हम देखें और AD की वैल्यू AS की वैल्यू से ज्यादा है, यानी कि डिमांड ज्यादा है और सप्लाई कम है, तो ऐसे लेवल को हम एक्सेस डिमांड कह देते हैं। अब यहीं से एक दूसरा मिनी टॉपिक जन्म ले लेता है जिसका नाम होता है इन्फ्लेशनरी गैप। इन्फ्लेशनरी गैप का मतलब है कि जब हम ये एक एग्रीगेट डिमांड खुद से भी बनाकर चेक करते हैं कि भाई चलो एक ऐसा एग्रीगेट डिमांड बनाया जाए जहां पर एक्सेस डिमांड ना हो, तो उस रिक्वायर्ड एग्रीगेट डिमांड कर्व को अगर आप देखोगे तो वो एक्चुअल वाले डिमांड कर्व से थोड़ा सा नीचे होगा। तो दो तरह के यहां पर आपको एग्रीगेट डिमांड नजर आ रहे होंगे कर्व। मैं बोल देता हूं, एक है काले रंग वाला AD डैश जो होना चाहिए, जिसको हम बोलते हैं रिक्वायर्ड एग्रीगेट डिमांड, और एक है डॉटेड लाइन वाला लाल रंग वाला एग्रीगेट डिमांड जो एक्चुअल अभी चल रहा है। तो जब दो तरह के एग्रीगेट डिमांड कर्व्स यानी कि एक रिक्वायर्ड वाला और एक एक्चुअल वाला बन रहा होता है, तो दोनों के बीच में जो गैप होता है इस गैप को कहते हैं इन्फ्लेशनरी गैप, जो आप अपने डायग्राम पर AB वाले पॉइंट्स से संबोधित होता हुआ देख रहे हो। तो एक्सेस डिमांड की सिचुएशन जब भी होती है तो उस सिचुएशन के अंदर इन्फ्लेशनरी गैप ऑटोमेटिकली हो रहा होता है। अब इसके वो पूछ सकता है कि भाई क्या क्या कारण होते हैं एक्सेस डिमांड होने के। तो इसके कारण बहुत सिंपल हैं, क्या पता खर्चा बढ़ गया हो, क्या पता इन्वेस्टमेंट बढ़ गया हो, क्या पता गवर्नमेंट खर्चा बढ़ गया हो, क्या पता नेट एक्सपोर्ट्स बढ़ गए हो, क्या पता मनी सप्लाई बढ़ गया हो, या सरकार ने टैक्सेस कम कर दिया हो। किसी भी रीजन की वजह से एक्सेस डिमांड हो सकती है। मेन चीज ये है कि इसका प्रभाव क्या पड़ता है हमारी इकोनॉमी पर। तो इसके प्रभावों की अगर मैं बात करूं तो इससे मेन प्रभाव यही ध्यान रखना कि महंगाई बढ़ती है, क्योंकि इसीलिए इसका नाम है इन्फ्लेशनरी गैप। तो इससे आपकी महंगाई बढ़ेगी, चीजें महंगी होगी तो प्रोड्यूसर्स को ज्यादा मजा मिलेगा, उन्हें ज्यादा मुनाफे मिलेंगे, कंज्यूमर्स जो है वो दुखी रहेंगे, उनको नुकसान होगा, और वेज प्राइस स्पाइरल भी क्रिएट हो जाता है, जिसमें मजदूर कहेगा मेरी वेजेस बढ़ा दो, उसकी वेजेस बढ़ाने के लिए दाम बढ़ जाएंगे, दाम बढ़ने के बाद मजदूर फिर खुद कहेगा मेरी वेजेस अब दोबारा बढ़ा दो, तो ऑटोमेटिकली ये एक विशियस सर्कल बन जाएगा। तो इस तरह से बहुत सारे इफेक्ट्स होते हैं एक्सेस डिमांड के। बिल्कुल इसका उल्टा डेफिशिएंट डिमांड, यानी कि फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पर हमने चेक करा तो देखा डिमांड कम है और सप्लाई ज्यादा, यानी कि AD इज लेस देन AS एट फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल, तो हम कह देते हैं डेफिशिएंट डिमांड। अब कहानी यहां पर भी सेम है। जब मैं एग्रीगेट डिमांड कर्व बनाता हूं, यानी कि एक लाल रंग का आप डॉटेड लाइन वाला एग्रीगेट डिमांड देख रहे हो जो एक्चुअल है, और फिर मैं बनाता हूं एक रिक्वायर्ड एग्रीगेट डिमांड काले रंग वाला जो होना चाहिए ताकि मेरा डेफिशिएंट डिमांड ना हो। तो जब भी हम दो तरह की डिमांड कर्व बनाते हैं, एक बनाते हैं एक्चुअल वाला और एक बनाते हैं रिक्वायर्ड वाला, तो इन दो तरह के डिमांड कर्व्स में AD कर्व्स में जो गैप है इसको बोलते हैं डिफ्लेशनरी गैप, जो आप यहां पर
येलो हाईलाइटेड एरिया देख रहे हो ए बी पॉइंट वाला, तो जैसे होता है इन्फ्लेशनरी गैप एक्सेस डिमांड के केस में, बिल्कुल वैसा ही होता है डिफ्लेशनरी गैप डेफिशिएंट डिमांड के केस में। और अगर इसमें मैं एक और पुराना कॉन्सेप्ट भी बीच में लिंक कर दूं तो ये डेफिशिएंट डिमांड या डिफ्लेशनरी गैप वाला जो कॉन्सेप्ट होता है ये आपको अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम वाले कॉन्सेप्ट में ही बनता हुआ नजर आ रहा होता है। और इसके भी अगर एग्जामिनर पूछ ले कि भाई क्या क्या कारण है, तो बहुत ही सिंपल कारण होते हैं इसके रीजंस। जो एक्सेस डिमांड के रीजंस थे उन्हीं का उल्टा लिख देंगे तो डेफिशिएंट डिमांड के रीजंस बन जाएंगे। और अगर वो इसका प्रभाव पूछ ले कि इसके इफेक्ट्स क्या हैं, तो फिर आप एक्सेस डिमांड के ही प्रभावों को उल्टा लिख दोगे तो आपके डेफिशिएंट डिमांड के प्रभाव बन जाएंगे। तो ये बेसिकली एक कंप्लीट कॉन्सेप्ट होता है 5 नंबर का, एक्सेस डिमांड उसके रीजन या इफेक्ट्स और डेफिशिएंट डिमांड उसके रीजंस या इफेक्ट्स। अब आते हैं मुद्दे वाले लास्ट टॉपिक पर कि आखिर सर ये एक्सेस डिमांड और डेफिशिएंट डिमांड अगर इकोनॉमी में है तो हम इसको कैसे हटाएंगे। तो खैर इसको हम तो नहीं हटा सकते, इसको हटाने के लिए 2 लोग काम करते हैं। या तो सरकार कुछ सोचती है जिसको हम बोलते हैं फिस्कल पॉलिसी, या हमारे दादाजी यानी कि आरबीआई कुछ सोचता है जिसको बोलते हैं मॉनेटरी पॉलिसी। तो अब सरकार क्या स्टेप्स ले सकती है उस पर चर्चा करते हैं। तो भाई देखो, सरकार के पास जो सबसे पहला हथकंडा है वो है सरकार का रेवेन्यू, जिसको आप कह सकते हो टैक्सेस। तो जब भी एक्सेस डिमांड की सिचुएशन होती है इकोनॉमी में तो सरकार अपने टैक्सेस बढ़ा देती है। इसी तरह सरकार के पास दूसरा हथकंडा होता है कि सरकार के एक्सपेंडिचर्स, जैसे मान लो सरकार सब्सिडी दे रही है या कुछ और खर्चे कर रही है, तो जब भी एक्सेस डिमांड की सिचुएशन होती है तो सरकार अपने खर्चों को कम कर लेती है। इसी तरह सरकार के पास एक तीसरा हथकंडा होता है पब्लिक बोरोइंग्स, कि भाई लोगों से पैसा बोरो कर लो। तो जब भी इकोनॉमी के अंदर एक्सेस डिमांड की सिचुएशन चल रही होती है तो वो लोगों से पैसा और ज्यादा बोरो कर लेता है, यानी वो पब्लिक बोरोइंग को बढ़ा लेता है। इसी तरह सरकार के पास एक और हथकंडा होता है डेफिसिट फाइनेंसिंग, जिसमें वो आरबीआई को बोलकर एक्स्ट्रा करेंसी नोट्स प्रिंट करवा लेती है और अपने डेफिसिट की भरपाई करने के लिए कहती है कि और नोट छाप दो। तो अगर मार्केट में एक्सेस डिमांड की सिचुएशन ऑलरेडी चल रही है तो फिर सरकार ऐसे में डेफिसिट फाइनेंसिंग को कम करवाती है और आरबीआई से कहती है फिलहाल कुछ दिनों के लिए कम नोट छापो। तो ये सरकार की फिस्कल पॉलिसियां होती हैं जो एक्सेस डिमांड के टाइम पर सरकार फॉलो करती है। इसी तरह आरबीआई क्या कर सकता है, आरबीआई के पास तो बड़े हथकंडे हैं, आपने थोड़ा बहुत पढ़ भी रखा होगा, जैसे बैंक रेट या रेपो रेट या रिवर्स रेपो रेट। तो जब भी एक्सेस डिमांड की सिचुएशन चलती है तो आरबीआई इन सब रेट्स को बढ़ा देता है ताकि सिचुएशन थोड़ा सा कंट्रोल में आ जाए। इसके अलावा भी आरबीआई के पास एक हथकंडा होता है सीआरआर या एसएलआर का, यानी कि जिनको आप लीगल रिजर्व रिक्वायरमेंट्स बोलते हो। तो जब भी एक्सेस डिमांड की सिचुएशन चलती है तो आरबीआई ये सब चीजों की रिक्वायरमेंट्स को भी बढ़ा देता है। इसके अलावा आरबीआई के पास एक बड़ा अच्छा पॉइंट होता है ओपन मार्केट ऑपरेशन। ओपन मार्केट ऑपरेशन क्या था, जिसमें आरबीआई गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को या तो बेच देता है या खरीद लेता है। तो अगर मार्केट में एक्सेस डिमांड की सिचुएशन चल रही है तो ऐसे में आरबीआई गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बेचता है और लोगों से पैसा ले लेता है ताकि डिमांड थोड़ा सा कम हो जाए। तो ये सब जो 3 मेजर्स मेनली मैंने आपको जो बताए, ये सारे हैं हमारे क्वांटिटेटिव मेजर्स या जिनको हम बोलते हैं जनरल कंट्रोल मेजर्स। इसके अलावा भी आरबीआई के पास कुछ मेजर्स होते हैं, जैसे मान लेते हैं मॉरल सुएशन। मॉरल सुएशन में क्या होता है कि आरबीआई कमर्शियल बैंक्स को निर्देश देता है, उनको समझाता है प्यार से कि भाई देखो एक्सेस डिमांड की सिचुएशन चल रही है तो ऐसे में आप थोड़ा सा पैसों को रिस्ट्रिक्ट करो, ज्यादा लोन्स मत दो। इसके अलावा कई बार आरबीआई मार्जिन को लेकर भी, जिसको बोलते हैं मार्जिन रिक्वायरमेंट, जिसमें हमारा लोन देने और सिक्योरिटी का जो डिफरेंस है मार्जिन, उसकी रिक्वायरमेंट को भी आरबीआई कहता है एक्सेस डिमांड में कि इसको थोड़ा सा बढ़ा दो ताकि लोग डिस्करेज हो जाएं और वो लोन लेना कम करें। तो इस तरह से आरबीआई के पास क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव हर तरह के मेजर्स होते हैं एक्सेस डिमांड में ताकि सिचुएशन थोड़ा कंट्रोल में हो जाए। अब आपके लिए मजेदार बात यह है कि अगर आपको एक्सेस डिमांड के मेजर्स अच्छे से याद हैं तो डेफिशिएंट डिमांड में इन सबको बस उल्टा करना है, यानी कि सरकारी फिस्कल पॉलिसी में टैक्सेस कम हो जाएंगे, सरकार का एक्सपेंडिचर बढ़ जाएगा, पब्लिक बोरोइंग कम हो जाएगी और डेफिसिट फाइनेंसिंग बढ़ जाएगा। इसी तरह आरबीआई क्या करेगा, वो अपना बैंक रेट, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट कम कर देगा, सीआरआर एसएलआर की रिक्वायरमेंट कम कर देगा, ओपन मार्केट ऑपरेशंस में वो अब गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बाय करना शुरू करेगा। मॉरल सुएशन के तहत वो कमर्शियल बैंक को कहेगा कि भाई तुम और पैसे दो और मार्जिन रिक्वायरमेंट को वो कम कर देगा। तो इस तरह से हमारे पास मेजर्स होते हैं फिस्कल और मॉनेटरी, जिससे हम अपने एक्सेस या डेफिशिएंट डिमांड को अच्छे से कंट्रोल कर लेते हैं।
तो ये था बेसिकली पूरा कीन्स की थ्योरी जो हमने 5 मेन टॉपिक्स बनाकर आपके साथ रिवाइज कर लिया। तो ये था बच्चों आज के हमारे इस लेक्चर में। आई होप आपको पूरा वीडियो लेक्चर अच्छे से समझ आया होगा। मुझे प्लीज कमेंट करके बताना कि आपको इस टॉपिक में कौन कौन सी चीजें आसान लगी या कोई मुश्किल चीज जो आपको इस लेक्चर में लगी, तो वो भी प्लीज मुझे मेंशन करके नीचे जरूर बताना। क्या बच्चों के 5 नंबर कट जाएंगे बोर्ड्स में? किस बात के? मतलब जब ये पढ़ाई के अलावा ब्रेक लेते हैं तो इंस्टाग्राम पर टाइम वेस्ट करते हैं और अभी तक मेरे को फॉलो नहीं करा है, तो ठीक है बच्चों के कटने तो 5 नंबर, क्या होता है। और कल को जब ये पढ़ लिख के अच्छा कॉलेज जाएंगे, अपना प्रोफेशनल सर्कल बढ़ाना होगा, तो लिंक्डइन पर भी अभी मेरे को फॉलो नहीं कर रहे, तो ठीक है इनका सर्कल छोटा रह जाएगा, मुझे क्या है, मोटिवेशन चाहिए। हाँ बच्चों को तो मोटिवेशन के लिए मेरे ट्वीट तो फॉलो करते ही होंगे, क्या नहीं करते? तो ठीक है बच्चों की मर्जी, इनके नंबर भी कटेंगे, ना इनको मोटिवेशन मिलेगी, ना इनका प्रोफेशनल सर्कल बड़ा होगा, ठीक है कोई बात नहीं।